नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल है। स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में। हमेशा की तरह हम उन प्लेसेस की चर्चा करेंगे जो बीते हफ्ते चर्चा में रहे हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे और फिर उसी से संबंधित सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पिछले हफ्ते के प्रैक्टिस क्वेश्चन से, जिसमें हमने आपसे सवाल पूछा था, दोहरे भू आबद्ध देश उन देशों को कहते हैं जिनके सभी पड़ोसी देश भी भू आबद्ध होते हैं। मध्य एशिया का कौन सा देश दोहरा भू आबद्ध देश है? ऑप्शंस दिए गए थे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भू आबद्ध और दोहरे भू आबद्ध इनमें क्या डिफरेंस है। तो समझने के लिए बहुत आसान सी बात है, ये कोई ए देश है। जब कोई देश अपनी सीमा चारों तरफ से अपनी सीमाएं ऐसे देश के साथ साझा करे जिसका कोई भी ओपन सी एक्सेस ना हो। मान लीजिए देश 3 देशों से घिरा हुआ है, लेकिन किसी भी महासागर का इसका डायरेक्ट कांटेक्ट में महासागर नहीं है, तो इस ए देश को क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे भू आबद्ध। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। पड़ोसी देश क्या होने चाहिए? उनकी भूमि से ये जुड़ा होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका कोई भी ओपन सी एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब अगर ये XYZ भी लैंडलॉक्ड हो, अगर ये भी भू आबद्ध हो, यानी ए जिन देशों से घिरा हुआ है वो देश भी भू आबद्ध हो, वो देश भी किसी और ऐसे देशों से घिरे हों और XYZ की ओपनिंग भी कोई उनका भी कोई ओपन सी एक्सेस ना हो, तब ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा डबल लैंड लॉक्ड, यानी दोहरा भू आबद्ध। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। पहला ऑप्शन है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान को अगर हम देखें, ये है। अब पहली कंडीशन क्या है कि ये किन किन देशों से घिरा हुआ है उसको देख लेते हैं। किस किस देश से घिरा हुआ है? कजाकिस्तान से। तो कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड है। चाइना से, और हम जानते हैं चाइना लैंडलॉक्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना किससे यहाँ पर कहाँ है इसका ओपन सी एक्सेस? पैसिफिक ओशियन से है। तो ये क्या है? चाइना तो लैंडलॉक्ड नहीं है। किर्गिस्तान लैंडलॉक्ड है, लेकिन वो जिन देशों से लैंडलॉक्ड है उनमें से चाइना ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। फिर है ताजिकिस्तान। तो सेम कंडीशन जो किर्गिस्तान के साथ है वही कंडीशन ताजिकिस्तान के साथ है। ताजिकिस्तान की सीमा किससे साझा हो रही है? चाइना से। और अगेन चाइना का जो ओपन सी कॉन्टैक्ट है किसके साथ है? पैसिफिक ओशियन के साथ है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को देखें अगर हम, तुर्कमेनिस्तान किस किस के साथ सीमा साझा करता है? कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, ठीक है, और उज्बेकिस्तान के बाद अफगानिस्तान से और फिर ईरान से। अब हम देखें तो ईरान तो लैंडलॉक्ड नहीं है। ईरान का तो कांटेक्ट है कहाँ? यहाँ। तो इसका तो पूरा पूरा कांटेक्ट किससे है? अरेबियन सी और फारस की खाड़ी से है। तो ईरान लैंडलॉक्ड नहीं है। अंत में क्या बचा? उज्बेकिस्तान। अब हम उज्बेकिस्तान को देख लेते हैं इन सबको रब करके। उज्बेकिस्तान किससे जुड़ा हुआ है? कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, अब हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि जो किर्गिस्तान है वो क्या है? लैंडलॉक्ड है। ताजिकिस्तान क्या है? लैंडलॉक्ड है। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये हमें दोनों देश लैंडलॉक्ड नहीं दिखते हैं जब हम पहली नजर में देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका संबंध किससे है? कैस्पियन सागर से है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कैस्पियन सागर का विस्तार ज्यादा है, ठीक है, तो उसे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम क्या बोल देते हैं? सागर बोल देते हैं। जबकि कैस्पियन क्या है, जो अगर हम सैद्धांतिक तौर पर देखें, भूगोल की लैंग्वेज में अगर हम देखें, तो कैस्पियन एक झील है। तो झील से कांटेक्ट होना भू आबद्ध की परिभाषा में बाधा नहीं डालेगा। तो इसका मतलब है कि कैस्पियन सागर सागर नहीं है, उसे आम बोलचाल की भाषा में सागर कहा जाता है। तो इसलिए उज्बेकिस्तान इसका सही उत्तर होगा। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है।
यहाँ पर सिर्फ हमने थोड़ी डिटेल में बात इसलिए की ताकि हमें ये बात समझ में आए कि क्या फर्क है लैंडलॉक्ड और डबल लैंडलॉक्ड कंट्री में। अब आपके लिए एक होमवर्क है, पूरे विश्व में 2 ही देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, जिसमें से एक हमने अभी आंसर में निकाला है, उज्बेकिस्तान। आपको यूरोप की उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है जो दूसरी क्या है, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको मार्क करना है, मानचित्र में देखना है कि वो किस किस देशों से, किन किन देशों से घिरी हुई है। अब बात करते हैं आज के पहले सवाल की। हाल ही में जापान द्वारा डिप्लोमेटिक ब्लू बुक के नवीनतम संस्करण में 4 द्वीपों का वर्णन किया गया है जिनके स्वामित्व को लेकर जापान और रूस के मध्य विवाद है। ठीक है, रूस इन द्वीपों को कुरील द्वीप समूह, जबकि जापान इन्हें अपना उत्तरी क्षेत्र कहता है। ठीक है, बात किसकी हुई है, कुरील द्वीप समूह की। ठीक है, प्रश्न क्या है, कुरील द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, यह जापान के होक्काइडो द्वीप और रूस के कमचटका प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है। तो अब देख लेते हैं, जापान बहुत 4 प्रमुख द्वीप और कुछ अन्य द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसका सबसे प्रमुख उत्तरी द्वीप कौन सा है, होक्काइडो, ये जापान का प्रमुख उत्तरी द्वीप है। और रूस का कमचटका, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है, कुरील द्वीप समूह। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, इसके उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में अखोटस्क सागर स्थित है, किसके, कुरील द्वीप के। तो बिल्कुल सही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसके नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन है, अखोटस्क सागर है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। विवादित द्वीपों में एटोरोफू, कुनाशीरी, शिकोटन, हबोमाई और होक्काइडो द्वीप शामिल है। यानी इनका कहना है कि जो कुरील द्वीप समूह है वो विवादित है, क्योंकि जापान उन्हें अपना भाग कहता है जबकि रशिया अपना। और ये कह रहा है विवादित द्वीपों में ये है, ये है, ये है, ये है, और एक नाम इसने दिया है होक्काइडो। अब आपको ध्यान रखना है, हम अभी मैप भी देख लेंगे, लेकिन हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था, जापान के होक्काइडो द्वीप, यानी मान चुके हैं हम पहले ही स्टेटमेंट में होक्काइडो, और है भी, होक्काइडो द्वीप किसका हिस्सा है, जापान का है, वो विवादित क्षेत्र है ही नहीं। तो यहाँ पर होक्काइडो द्वीप का नाम शामिल होते ही ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक बार इसे कहाँ देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं। तो होक्काइडो ये है जो जापान का प्रमुख क्या है, प्रमुख द्वीपों में सबसे उत्तर में है। उसके अलावा जो विवादित हैं वो ये 4 नाम है, इनको आपको ध्यान रखना है, सरसरी तौर पर देख लीजिएगा एक बार। ये 4 वो द्वीप हैं जो विवादित हैं, जिन्हें कुरील द्वीप समूह कहा गया है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 2, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में इजराइल ने यह बयान जारी किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगले महीने इजराइल की यात्रा करेंगे। अब सवाल है, निम्नलिखित मरुस्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है। ठीक है, और मरुस्थल कौन से हैं, नूबियन मरुस्थल, अन्नफूद मरुस्थल और दस्तयलुत मरुस्थल। ठीक है, तो एक बार सबकी लोकेशन देख लेते हैं। नूबियन मरुस्थल कहाँ है, रेड सी, रेड सागर के पश्चिम में है नूबियन डेजर्ट। और ये जो नूबियन डेजर्ट है ये किसके, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये अफ्रीका में, अफ्रीका। दूसरा है हमारा अन्नफूद मरुस्थल, अन्नफूद है सऊदी अरब में, ये है अन्नफूद, ये सऊदी अरब में है। और तीसरा है दस्तयलुत मरुस्थल, हम जानते हैं दस्तयलुत बहुत फेमस है, और ये कहाँ है, ईरान में। तो ये बहुत आसान सवाल है, अगर आपको ये डेजर्ट्स पता है कि ये डेजर्ट कहाँ कहाँ है, तो इनको क्रम में लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत करीब का मामला नहीं है। अफ्रीका, फिर सऊदी अरब और फिर ईरान, बहुत अच्छे से मार्जिन है हर देश के बीच में, तो यही रहेगा भी। नूबियन मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका, अन्नफूद सऊदी अरेबिया और दस्तयलुत ईरान। तो अगर आपको ये पता है कि हमें पश्चिम से पूर्व लगाना है, तो इसी क्रम में है भी, अफ्रीका पहले आएगा, सऊदी अरब उसके बाद और ईरान सबसे आखिर में। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं अगले सवाल की।
हाल ही में चिली के साथ विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ दिए गए हैं नगर और एक तरफ दिए गए हैं देश। अब पहला जो नगर दिया गया है वो दिया गया है सेंटियागो, जिसका संबंध बताया है चिली से। सेकंड ब्यूनस आयर्स उरुग्वे, साओ पोलो ब्राजील और माराकैबो कोलंबिया। अब एक बार देख लेंगे। सेंटियागो हम सभी जानते हैं क्या है, चिली की राजधानी है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है ब्यूनस आयर्स उरुग्वे, तो देखिए उरुग्वे के बहुत नजदीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्जेंटीना की क्या है, राजधानी है ब्यूनस आयर्स, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पहला सही हो गया, सेकंड गलत हो गया। उरुग्वे में नहीं है, बल्कि कहाँ है, अर्जेंटीना की राजधानी है। अब आया थर्ड साओ पोलो ब्राजील। तो साओ पोलो बहुत फेमस, ये एक बंदरगाह है ब्राजील का, सब जानते हैं, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और अंत में दिया है माराकैबो कोलंबिया। तो माराकैबो भी हम जानते हैं कि माराकैबो वेनेजुएला में है, जो कि एक औद्योगिक नगर है, जबकि कोलंबिया से उसका नहीं है। कोलंबिया में माराकैबो कहाँ है, वेनेजुएला में है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। पूछा क्या है, सुमेलित कौन कौन है, तो कौन कौन सुमेलित है, फर्स्ट और थर्ड, 1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। गिनी और बुर्किना फासो के सैनिक सरकारों के द्वारा नागरिक सरकार को सत्ता के हस्तांतरण में हो रही देरी के बाद इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के नेताओं ने उन पर हाल ही में नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। इनकी बात हुई है, ठीक है। अब हमारा सवाल पढ़ते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका का सबसे छोटा देश है जो अपने ही नाम की एक नदी के दोनों तट पर बसा हुआ है, ठीक है। यानी जो इस देश का नाम है वो उसी नाम पर एक नदी है जो इस देश से होकर गुजरती है, जिसके दोनों तरफ ये बसा हुआ है। पहली कंडीशन है, यह पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में एक ही देश से घिरा हुआ है, यानी 3 दिशाओं से एक ही देश से घिरा हुआ है। ये दूसरी कंडीशन है। जबकि इसके पश्चिम में विशाल अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। पश्चिम में कौन है, अटलांटिक महासागर, ये तीसरी कंडीशन है। और एक फैक्ट दिया हुआ है कि यह भी एक संयोग की बात है कि इसके पड़ोसी देश का नाम भी पश्चिम अफ्रीका की एक प्रमुख नदी के नाम पर है, ठीक है। और देश में कौन कौन दिए गए हैं, नाइजीरिया, सेनेगल, गैम्बिया और गिनी। तो अभी हम मैप पे देख लेते हैं, जो भी कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा वो उत्तर होगा। अब देखते हैं कि मैप में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है। सबसे पहला ऑप्शन हमें नाइजीरिया दिया गया है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि तीनों तरफ से, पहली तो ये है कि नदी, उसको छोड़ देते हैं, वो फैक्चुअल है, जो हमें यहाँ दिख रहा है उस पर काम करते हैं। सेकंड जो हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो पॉइंट था कि एक ही देश से तीनों दिशाओं में घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नाइजीरिया क्या एक ही देश से तीनों दिशाओं में घिरा है, नहीं। ऊपर नाइजर है, इधर चाड है, फिर कैमरून भी है, बेनिन भी है। तो पहली ही सेकंड जो कंडीशन है वो ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो नाइजीरिया उत्तर नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, सेनेगल। अब सेनेगल को अगर हम देखें तो सेनेगल ये है, क्या ये 3 तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है, बिल्कुल नहीं। मॉरिटानिया यहाँ है, फिर माली है, फिर गिनी है, ये तो बड़े हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे देश भी इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सेनेगल भी उत्तर नहीं हो सकता, ठीक। तीसरा ऑप्शन हमें क्या दिया है, गैम्बिया और फिर गिनी। अब गैम्बिया कहाँ है, ये जो आपको मैं एक दूसरे कलर से इसे मार्क कर देती हूँ, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है सेनेगल के बीच में नीचे की तरफ, ये क्या है, ये है गैम्बिया। अब देखिए गैम्बिया 3 दिशाओं में एक ही देश से घिरा हुआ है, किस देश से, सेनेगल से। तो पहली यानी सेकंड कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। और पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि जो इस देश का नाम है उसी नाम की नदी इसके बीच से होकर गुजरती है, जिसके दोनों तरफ ये बसा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बीच से होकर गुजरती है गैम्बिया नदी, ठीक है। और उसी के क्या दोनों तरफ ये बसा हुआ है। तो पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, पहली भी हो गई, दूसरी भी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि इसके पश्चिम में विशाल अटलांटिक महासागर है। तो सेनेगल के पश्चिम में कौन है, अटलांटिक ओशियन है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब जो एक फैक्ट और दिया गया था उसको भी चेक कर लेते हैं
कि इसका जो पड़ोसी देश है, अब गैम्बिया का पड़ोसी देश है कौन, सेनेगल, वो भी क्या है, एक नदी के नाम पर भी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो सेनेगल है, मैं यहां से आपको दिखा देती हूँ, सेनेगल नाम की नदी यहां से निकलती है गिनी से, और वो क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है मॉरिटानिया और सेनेगल के बीच में। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो अभी हमने गैम्बिया नदी पढ़ी वो भी इसी क्षेत्र से निकलती है, और हमने पिछले एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में हमने नाइजर नदी का जिक्र किया था, तो वो भी इसी क्षेत्र से ऐसे निकलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पश्चिम अफ्रीका की ये 3 बड़ी नदियां एक ही क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, अब हम गिनी को नहीं चेक भी नहीं करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा निकल के आ गया है, और आंसर है हमारा गैम्बिया, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रतिरक्षा थिंक टैंक संस्थान सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार विश्व का कुल सैन्य खर्च पहली बार 2 ट्रिलियन के ऊपर चला गया है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक सीमाएं जैसे नदी, सागर, जलसंधि, ऊंचे पर्वत आदि किसी देश को शत्रु देश की थल सेना से उल्लेखनीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और युग्म क्या दिए गए हैं। अराकान पहाड़ियों को बताया गया है भारत और म्यांमार के बीच में क्या नेचुरल बाउंड्री बनाती है, प्राकृतिक सीमा। ठीक, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच, अल्ताई पहाड़ियां ये चीन और मंगोलिया। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला क्या है, अराकान माउंटेन। तो बिल्कुल हम जानते हैं भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाते हैं अराकान माउंटेन, और हमें ये भी पता है कि ये हिमालय जो है उसी का क्या है, विस्तार है। उसका रीजन क्या है कि इनकी जो उत्पत्ति है उसकी प्रक्रिया एक ही है। ठीक है, सेकंड क्या दिया है हमें, रियो ग्रांडे नदी, ये क्या है, यूएसए और मैक्सिको। तो बिल्कुल सही है, रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा ऐसे बनाती है। ठीक, तो ये भी सही है। और तीसरा हमें दिया गया है अल्ताई पहाड़ियां चीन और मंगोलिया। तो ये सब जानते हैं कि अल्ताई शान है कहाँ, चीन और मंगोलिया के बीच में। शान दूसरी लैंग्वेज में पहाड़ को कहा जाता है। तो अल्ताई शान चीन और मंगोलिया के बीच में क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इस लिहाज से ये तीनों ही क्या हैं, सही हैं। पूछा है कौन से युग्म सही हैं, तो तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 1, 2 और 3। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल में पूछा गया है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के ऊर्जा एवं वन मंत्री श्री एम रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि सरकार के द्वारा जब्त किए गए 5000 मीट्रिक टन से अधिक लाल चंदन की नीलामी की जाएगी तथा प्राप्त धन का 30% लाल चंदन के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। अब सवाल क्या है कि भारत की वनस्पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वनस्पतियों के संदर्भ में पूछा गया सवाल है, और पहला स्टेटमेंट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति केवल कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती हैं। तो अगर थोड़ी भी समझ है वनस्पति की तो ये हमें अच्छे से पता है कि सिर्फ साउथ में नहीं है, कर्क रेखा के साउथ में नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ से होके गुजरती है उसको देख लेते हैं। कर्क रेखा ये है। ठीक है, पूछ रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जिसे यहाँ ये ग्रीनिश कलर से दिखाया गया है, नियॉन कलर से। तो ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति केवल कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। तो यहाँ तो पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये जितना ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और ये नॉर्थ ईस्ट के इस हिस्से में भी क्या पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्या कहते हैं उसको, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में तो पाई जाती है, कर्क रेखा के उत्तर में भी पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। देखिए, अभी हाल ही में भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित हुई है, तो उसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, और ये
फैक्चुअल जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको एक हमने फैक्चुअल मैप के जरिए, डेटा के जरिए यहाँ पे दिखाया है। तो कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, अब देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ है ये, लेकिन अगर मैं इस डेटा को देखूं तो यहाँ दिख रहा है कि पॉजिटिव चेंज किस में ज्यादा है, ये डार्क कलर में, और ये डार्क कलर वाला हिस्सा कौन सा है, ये क्या है, तेलंगाना। ऑप्शन में तो दिया गया है आंध्र प्रदेश, और यहाँ क्या है सबसे ऊपर, तेलंगाना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से जो डेटा है ये परसेंटेज के हिसाब से है, जबकि सवाल में हमारे क्या पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस में है, आंध्र प्रदेश में, और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो वो किस में है, तेलंगाना में है। दोनों में ही आंसर अलग आएगा। ठीक है, और अगर हम उसमें निगेटिव चेंज की बात करें तो उसमें अरुणाचल प्रदेश ने सबसे बेकार प्रदर्शन किया है। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा भारत में वनों की स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पूछा है सही कौन नहीं है, तो सही नहीं है पहला स्टेटमेंट केवल एक। कई बार हम आंसर बिल्कुल सही निकालते हैं, लेकिन हम ये देखते ही नहीं है कि सवाल में पूछा क्या गया है। ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि उसका ज्यादा दुख होगा आंसर पता होते हुए गलत टिक हुआ है। ठीक, अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय न केवल अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को पलट देगा, बल्कि अन्य अवैध कानूनों को भी वापस ले लेगा। और यहाँ प्रश्न जो बना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो स्टेटमेंट है वह है नंगा पर्वत शिखर लद्दाख में अवस्थित है। इसकी लोकेशन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हम देख लेते हैं क्यों हो सकता है। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, नंगा पर्वत यहाँ है, ठीक, और ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच का बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसे अभी हमें डिफाइन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि बहुत करीब है बॉर्डर के, लेकिन फिर भी कहाँ है, लद्दाख में है। लद्दाख में भी पश्चिमी लद्दाख में है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदी है जो लेह के निकट इससे मिल जाती है। नुब्रा नदी या नुब्रा वैली बहुत ज्यादा फेमस है लद्दाख में, जो लोग घूमने गए होंगे वो जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है नुब्रा, जिसके पास डिस्किट एक विलेज है जहां पर गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा भी है। ठीक है, तो नुब्रा वैली के, ये जो नुब्रा नदी की बात हो रही है, इनका कहना है कि नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदी है जो लेह के पास सिंधु से मिल जाती है। जबकि अगर हम देखें तो नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ये नुब्रा, और ये मिलती कहाँ है, लद्दाख की श्योक नदी में मिलती है। ये श्योक नदी है, ये मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मिल जाती है यहाँ पर, और लेह से ये काफी दूर है, लेह तो यहाँ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है प्रसिद्ध सोमोरिरी झील सिंधु नदी के बाईं ओर स्थित है। सोमोरिरी देखें अगर झील, तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये है सोमोरिरी झील। ठीक है, अब हम बनाते हैं सिंधु नदी, हम जानते हैं मानसरोवर से निकलती है, ये सिंधु नदी है, ये इंडस, ये जा रही है यहाँ से, तो सिंधु नदी के बाईं तरफ। ठीक है, तो इसमें कोई सोमोरिरी झील जो है वो बाईं तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो सही कथन है 1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिसके बाद इन दोनों राज्य सरकारों के बीच अपने ज्ञान एवं अनुभवों को साझा करना आसान हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है कि भारत की अर्ध शुष्क जैव भौगोलिक पट्टी का विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चिंता और चर्चा में हम आजकल ये शब्द सुनते हैं कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों का या शुष्क क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या और जो अदर फैक्टर हैं क्लाइमेट चेंज के,
उनको इफेक्ट इतना ज़्यादा वो फैक्टर कर रहे हैं कि उन सब से क्या हो रहा है, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ये जो ये येलो जो दिखाया गया है कलर से, ये अर्धशुष्क क्षेत्र है जिसका विस्तार हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग पूरा गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान का कुछ हिस्सा, दिल्ली, हरियाणा, ये सब क्षेत्र में क्या है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है। बिल्कुल सही है पंजाब, जबकि पंजाब में नदियों की प्रचुरता है, उसके बावजूद भी वो क्षेत्र किस में आता है, अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। सेकंड स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिनके क्षेत्र गंगा एवं सिंधु दोनों अपवाह द्रोणियों में विस्तृत हैं। देख लेते हैं, हिमाचल और हरियाणा की बात हुई है। तो देखिए जो हिमाचल और हरियाणा की बात हुई है, तो एक बार मैं इसे मार्क कर देती हूँ। एक स्टेट को हम देख लेते हैं, ये हरियाणा। तो हम देख रहे हैं कि हरियाणा के ऊपर वाले हिस्से में कौन सा, ये वाला जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये सिंधु अपवाह क्षेत्र है, और जो ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये गंगा अपवाह क्षेत्र है। तो हम देख रहे हैं कि हरियाणा जो है वो दोनों ही, उसका कुछ भाग सिंधु और कुछ गंगा जो अपवाह क्षेत्र है उसके अंदर आता है, और इसी तरह सेम हिमाचल प्रदेश के साथ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनके क्षेत्र गंगा और सिंधु दोनों अपवाह द्रोणियों में विस्तृत है। तो पूछा है कि कौन से कथन सही नहीं है, तो हमारा तो सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि पूछा है कौन गलत है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी। अब अगले सवाल की बात करते हैं। पूछा गया है हाल ही में केरल और नीदरलैंड में कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य केरल के 18वीं सदी के इतिहास को डच दस्तावेजों के आलोक में देखना है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है, और ऑप्शन है इलायची पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। ये सवाल कई बार हमने अलग अलग तरीके से देखा है, इनका क्रम भी देखा है, एक बार फिर देख लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियाँ यहाँ भी और इस क्षेत्र में भी, ठीक है। इसके ऊपर है अन्नामलाई और सबसे ऊपर यहाँ है नीलगिरी हिल्स। ये सवाल हमने किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पहले भी देखा हुआ है, आपको पिछले एपिसोड्स में याद होगा। तो अगर हम क्रम देखें तो पहले हो गई इलायची पहाड़ियाँ, फिर हो गया अन्नामलाई और फिर नीलगिरी। 1, 3, 2 यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने समान नागरिक संहिता को एक अच्छा कदम बताते हुए कहा कि उनकी सरकार भी इस पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए है, साथ ही इसके लिए सकारात्मक भी है। अब सवाल पूछा गया है कि शिमला, नासिक और विशाखापत्तनम लगभग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हम देख लेते हैं, इन सब जो नगर हैं इनको हम मार्क कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि नासिक की अवस्थिति इस त्रिभुज के समकोण पर है। देखिए ये है शिमला, ये है नासिक और ये है विशाखापत्तनम। इन सबको ड्रॉ करें तो हमें लगभग एक समकोण त्रिभुज की क्या मिलती है, एक समकोण त्रिभुज मिलता है, ठीक है। और कहा गया है कि नासिक जो है उसकी जो अवस्थिति है इस त्रिभुज के समकोण पर है, यानी यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो ये लगभग 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी शामिल हैं। हमें ये 90 डिग्री एग्जैक्ट दिखाई नहीं देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अर्थ का जो उभार है और जो गोलाई है वो भी इसे क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम लगभग सही है तो सही मान के चलेंगे, लगभग 90 डिग्री है। दूसरा, दिल्ली और देहरादून दोनों ही इस त्रिभुज के क्षेत्र में अवस्थित हैं। दिल्ली और देहरादून को देख लेते हैं, क्या वो इस त्रिभुज के अंदर हैं या नहीं है। तो दिल्ली तो हमें दिखाई पड़ रहा है, दिल्ली कहाँ है, यहाँ, तो दिल्ली तो है। और दूसरा कहा गया है देहरादून, तो देखिए देहरादून यहाँ है, जो इस मार्क अगर मैं करूं तो देहरादून यहाँ है, ठीक है, तो जो कि त्रिभुज से बाहर है।
तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। पूछा क्या है, सही कथन कौन सा है, तो सही कौन सा है, केवल एक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न हल करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक शहर हम ज्यादा बात किसकी की, हमने नासिक की, लेकिन हमें 2 और शहरों की एक अच्छी लोकेशन मिल गई है। कौन कौन, शिमला और विशाखापत्तनम। बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में मेघालय के कानून एवं कराधान मंत्री पीके संगमा ने कहा कि मेघालय वैध गैम्बलिंग, ऑनलाइन सट्टा और गेम के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने का इरादा रखता है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है नागा पहाड़ियां, दूसरा पटकाईबूम, फिर है लामा टोल और फिर है मिशमी हिल्स। अब देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है नागा पहाड़ी और पटकाईबूम देख लेते हैं। तो नागा हिल्स यहाँ है, ठीक है, पटकाईबूम यहाँ है। पटकाईबूम अराकान योमा जो है उसी का उत्तरी क्षेत्र है उसको कहते हैं। दरअसल ये तीनों ही अराकान योमा के ही क्या है, विस्तार है। और म्यांमार में अराकान योमा को विस्तृत रूप में कह दिया जाता है अराकान योमा, जबकि भारत में छोटे छोटे हिल्स के रूप में उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे पटकाईबूम है, नागा हिल्स है और ये है लामाटोल। और आखिर में हमें कहा गया था मिशमी हिल्स, तो मिशमी हिल्स यहाँ है, ठीक है। मिशमी हिल्स जो है वो सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है और इसी मिशमी हिल के जो पास से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं हम। विस्तार कैसे पूछा है हमसे, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में मिशमी, पटकाईबूम, नागा और फिर लामाटोल। तो सबसे पहले है मिशमी, फिर है पटकाईबूम, फिर है नागा और फिर है लामाटोल। 4213 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अब अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय अवस्थित है, जो इस क्षेत्र की जलवायु को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। यदि हिमालय के स्थान पर पूर्ववर्ती टेथिस सागर रहा होता और शेष विश्व का भौगोलिक मानचित्र, यहां होना चाहिए भौगोलिक मानचित्र, आज के समान ही होता, तो ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के किसके समान होने की संभावना सबसे अधिक होती। ठीक है, सवाल को फिर से एक बार अच्छे से पढ़िए स्क्रीनशॉट लेकर। और ऑप्शंस है संयुक्त राज्य अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑस्ट्रेलिया या पेरू। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, एटलस पर अधिक से अधिक जोर डालिए, एटलस खोलकर ही सवालों को समझने की और मार्क करने की कोशिश कीजिए। और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिए। अगले हफ्ते इस सवाल के हल और नए सवालों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।